इस खास विश्लेषण में सभी का स्वागत है। म्यूचुअल फंड्स का नाम सुनते ही अक्सर दिमाग में एक चक्रव्यूह सा बन जाता है ना? इतने सारे नाम, ढेरों अलग अलग विकल्प, कोई भी इंसान आसानी से उलझ जाए। लेकिन आज की इस चर्चा में हम इस पूरी उलझन को हमेशा के लिए खत्म करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे सही रहता है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए किसी भारी भरकम जार्गन की नहीं, बल्कि एक सिंपल डिकोडर रिंग की जरूरत होती है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस पूरी पहेली को एक बार में सुलझाते हैं। इस पहेली को डिकोड करने के लिए पूरी म्यूचुअल फंड की दुनिया को 4 मजबूत पिलर्स या स्तंभों में बांटा जा सकता है। पहला, एसेट एलोकेशन। दूसरा, फंड स्ट्रक्चर। तीसरा, निवेश का लक्ष्य। और चौथा, मैनेजमेंट स्टाइल। और हाँ, आखिर में जानेंगे कि इन सब को मिलाकर सही फंड का चुनाव कैसे किया जाए। चलिए पहले पिलर से शुरुआत करते हैं, एसेट एलोकेशन। एकदम आसान भाषा में कहें तो पैसा असल में जा कहाँ रहा है, यही वो बुनियादी चीज है जो एक फंड को दूसरे से अलग बनाती है। सबसे पहली और जानी मानी कैटेगरी है इक्विटी फंड्स। इसका सीधा सा मतलब है कि पैसा शेयर बाजार में अलग अलग कंपनियों के शेयर्स खरीदने में लगाया जा रहा है। मकसद बिल्कुल साफ है, हाई ग्रोथ या उच्च विकास हासिल करना। अगर लंबी रेस में ज्यादा रिटर्न चाहिए तो ये जगह एकदम सटीक है। अब इक्विटी के अंदर भी कंपनियों के साइज के हिसाब से अलग अलग सीढ़ियां होती हैं। स्टेप 1 है लार्ज कैप। सेबी के नियमों के मुताबिक ये भारत की टॉप 100 सबसे बड़ी और मजबूत कंपनियां होती हैं, जैसे कि रिलायंस। स्टेप 2 में आती हैं मिड कैप, यानी अगली 150 उभरती हुई कंपनियां। और स्टेप 3 है स्मॉल कैप, जिसमें 251वीं रैंक से लेकर आगे की सभी छोटी कंपनियां शामिल होती हैं, जहां रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है लेकिन ग्रोथ का चांस भी। दूसरी तरफ इक्विटी के एकदम उलट आते हैं डेट फंड्स। इसे ऐसे समझना आसान है कि यहाँ पैसा निवेश नहीं हो रहा, बल्कि एक तरह से उधार दिया जा रहा है। ये पैसा सरकार, रिजर्व बैंक या बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों को लोन के रूप में दिया जाता है, ताकि एक फिक्स्ड और स्थिर ब्याज मिल सके। ये ब्याज सुरक्षित बैंकों के मामले में 6 से 7% तक हो सकता है, और अगर कॉर्पोरेट्स में थोड़ा रिस्क लिया जाए तो 14-15% तक भी जा सकता है। अब यहाँ एक सवाल उठ सकता है, क्या कोई ऐसा तरीका है जहाँ इक्विटी की ग्रोथ भी मिले और डेट की सेफ्टी भी? बिल्कुल है। यही एंट्री होती है हाइब्रिड फंड्स की। सेबी के नियमों के अनुसार इसमें कुल पैसे का करीब 65 से 80% हिस्सा इक्विटी में जाता है, और बाकी बचा हुआ 20 से 35% हिस्सा डेट में एकदम सुरक्षित रखा जाता है। सोचिए, ये मिक्स मार्केट गिरने पर एक बढ़िया सेफ्टी नेट का काम करता है और साथ ही अच्छी ग्रोथ भी देता है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे पिलर की ओर, फंड स्ट्रक्चर। यहाँ फोकस इस बात से हट जाता है कि पैसा कहाँ लग रहा है, और इस पर आ जाता है कि फंड काम कितने समय तक करेगा। स्ट्रक्चर को मुख्य रूप से 2 हिस्सों में समझा जा सकता है। पहला है ओपन एंडेड, मतलब कोई टाइम लिमिट नहीं, जब चाहे इसमें एंट्री ली जा सकती है और जब चाहे पैसा निकाला जा सकता है। दूसरी तरफ होते हैं क्लोज्ड एंडेड फंड्स। इनमें एक फिक्स टाइमलाइन होती है, जैसे मान लीजिए 2 या 3 साल। इस दौरान पैसा पूरी तरह से लॉक हो जाता है। पर यहाँ एक बहुत अच्छी खबर है, आज के समय में मार्केट में मौजूद ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स ओपन एंडेड ही होते हैं। तो सच कहा जाए तो इस कैटेगरी को लेकर ज्यादा सिरदर्द लेने की जरूरत नहीं है। ओपन एंडेड फंड्स ही आज का नया नॉर्मल बन चुके हैं। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी पिलर पर, निवेश का लक्ष्य। आखिर इस निवेश का असल मकसद क्या है? ये हिस्सा पूरी तरह से व्यक्तिगत जरूरतों पर फोकस करता है। देखिए, निवेश करने के पीछे आमतौर पर 4 मुख्य लक्ष्य होते हैं। पहला है ग्रोथ, जहां इक्विटी में पैसा लगाकर और डिविडेंड्स को दोबारा निवेश करके वेल्थ बढ़ाई जाती है। दूसरा है फिक्स्ड इनकम, जहां हर महीने एक तय रकम या बॉन्ड पे आउट मिलता रहे। तीसरा है टैक्स सेविंग, ताकि सेक्शन 80C का पूरा फायदा उठाया जा सके। और चौथा है लिक्विडिटी, यानी ऐसा निवेश जहां पैसों तक तुरंत पहुंच मिल सके। चलिए टैक्स सेविंग वाले हिस्से को थोड़ा और करीब से देखते हैं। यहाँ सबसे बड़ा नाम आता है ELSS का, यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये एक ऐसा स्पेशल म्यूचुअल फंड है जो सेक्शन 80C के तहत टैक्स में भारी छूट दिलाता है। लेकिन ध्यान रहे, इसमें पैसा 3 साल के लिए सख्ती से लॉक हो जाता है। अब ये सोचा जा सकता है कि 3 साल का लॉक इन तो बहुत है, लेकिन जरा इस टेबल पर गौर कीजिए। टैक्स बचाने के पुराने तरीकों की तुलना में ELSS कहीं ज्यादा बेहतर क्यों है?
जहां बैंक एफडी में पैसा 5 साल के लिए फंसता है और पीपीएफ में तो पूरे 15 साल के लिए, वही ईएलएसएस सिर्फ 3 साल के लॉक इन पीरियड में फ्री कर देता है ना कमाल की बात। और अगर लिक्विडिटी यानी पैसों की तुरंत जरूरत का ध्यान रखना है तो लिक्विड फंड्स एक बहुत ही शानदार विकल्प हैं। नाम से ही समझ आ रहा है, ये फंड्स एकदम पानी की तरह होते हैं। पैसा बिना किसी रुकावट के आसानी से अंदर बाहर हो सकता है, और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई एग्जिट लोड या बाहर निकलने की फीस नहीं कटती। हालांकि इसके रिटर्न एफडी के आसपास ही रहते हैं, लेकिन जो आज़ादी और फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ मिलती है वो बेजोड़ है। अब हम पहुंच गए हैं अपने चौथे और आखिरी पिलर पर, मैनेजमेंट स्टाइल। इसे ऐसे समझिए कि फंड की गाड़ी आखिर ड्राइव कौन कर रहा है और वो कितनी एक्टिवली काम कर रहा है। तो गाड़ी चलाने के 2 तरीके हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव स्टाइल में एक पूरी रिसर्च टीम और मैनेजर मिलकर चुन कर शेयर्स निकालते हैं, इस उम्मीद में कि वो मार्केट से ज़्यादा रिटर्न लाएंगे। वहीं पैसिव फंड्स में कोई मैनेजर दिमाग नहीं लगाता। ये फंड बस चुपचाप निफ्टी 50 जैसे किसी इंडेक्स को कॉपी करते हैं, जिससे मार्केट के औसत के बराबर रिटर्न आसानी से मिल जाता है। पर यहाँ एक पेंच है। एक्टिव फंड्स में जो इतनी बड़ी रिसर्च टीम दिन रात काम कर रही है, उसकी एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। इन फंड्स की मैनेजमेंट फीस 2.5% तक जा सकती है। सुनने में शायद छोटा नंबर लगे, लेकिन लंबे समय में ये फीस मुनाफे का एक बहुत बड़ा हिस्सा खा जाती है। अब इसके बिल्कुल उलट पैसिव फंड्स की दुनिया देखिए। यहाँ अधिकतम फीस मुश्किल से सिर्फ 0.25% के आसपास होती है। जमीन आसमान का फर्क है, राइट? पैसिव फंड्स में ये भारी भरकम लागत बच जाती है और ये बचा हुआ पैसा सीधा लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को बढ़ाता है। चलिए, अब वक्त आ गया है इस पूरी चर्चा को समेटने का और एकदम सही फंड को डिकोड करने का। इन चारों पिलर्स को एक साथ मिलाते हैं। इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ बस इतना सा है, कोई भी फंड चुनना हो तो बस इन 4 पिलर्स में विकल्प तय करने होते हैं। सबसे पहले एक एसेट चुनना है, इक्विटी, डेट या हाइब्रिड, फिर स्ट्रक्चर जो कि आज के दौर में ओपन एंडेड ही होगा। उसके बाद लक्ष्य तय करना है, ग्रोथ चाहिए, टैक्स बचाना है या रेगुलर इनकम, और अंत में स्टाइल, एक्टिव या पैसिव। बस इतना ही तो है। इन 4 सवालों के जवाब सीधे एक परफेक्ट फंड तक ले जाते हैं। तो इस जानकारी के साथ हमारा यह विश्लेषण यहीं संपन्न होता है, लेकिन जाने से पहले यहाँ एक सोचने वाली बात सामने आती है। जब भी किसी पोर्टफोलियो पर नजर डाली जाए तो ये देखना बहुत जरूरी है कि पैसा असल में किन कैटेगरीज में लगा हुआ है। क्या वो निवेश तय किए गए असल वित्तीय लक्ष्यों से मेल खाते भी हैं या नहीं? इस सवाल का जवाब ही ये तय करेगा कि मेहनत की कमाई सही दिशा में जा रही है या नहीं। सोचने पर मजबूर करता है ना?